नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं तुम्हारे माँ बाबूजी से परेशान हो गई हूँ। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें झेलते झेलते मुझे 4 साल हो गए हैं, लेकिन बस अब नहीं। या तो तुम इन्हें वृद्धा आश्रम भेजो या मैं मायके चली जाती हूँ। संतोष की पत्नी सीमा अपने पति पर सास ससुर को लेकर भड़क रही थी। तो संतोष कहता है कि मेरी धर्म पत्नी, मेरी जाने बहार, गुले गुलजार, तुम तो जानती हो मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात मत किया करो। मायके जाने की बात करती हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। तुम ही नहीं, मैं भी माँ बाबूजी से परेशान हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि एक पल में इन्हें यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन क्या करूँ, इतनी आसानी से यह बूढ़े वृद्धा आश्रम में जाने वाले नहीं हैं। इनके लिए तो कोई तिगड़म लगाना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम संतोष, तुम क्या तिगड़म लगाओगे। मुझे बस इनसे छुटकारा चाहिए। ओके ओके, बस तुम गुस्सा थूक दो बस। बेटा संतोष, ओ बेटा संतोष के बाबूजी किशोर जी ने आवाज़ लगाई। तो संतोष तिलमिला उठा। देखो यह ड्रामा है इनका। पत्नी से 2 बातें भी नहीं करने देते हैं यह लोग। तभी तो मैं भी कहती हूँ इनका जल्दी बंदोबस्त करो, और तुम हो कि देर पर देर किए जा रहे हो। बाबूजी ने फिर आवाज़ लगाई। संतोष बेटा, आया आया, गुस्से में कहता हुआ संतोष माँ बाबूजी के कमरे में गया। क्या दिक्कत है तुम लोगों की, जब देखो संतोष संतोष लगाए रखते हो। क्या कहना है बेटा, तू कैसे बात कर रहा है अपने बाबूजी से। संतोष की माँ गायत्री देवी ने कहा। तो संतोष बोला, माँ और कैसे बात करूँ, तुम दोनों को बस यही काम है। उसकी बात काटते हुए बाबूजी बोले, बेटा आज तेरी छुट्टी है तो तू ऐसा कर, हमारे जो अधूरे काम पड़े हैं वह कर दे। एक तो तेरे माँ के दांत दिखाने हैं और मेरे कान दिखाने हैं। तू हमें ले चल। इतना सुन संतोष और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है। एक ही दिन की छुट्टी, उसी में तुम अपने अपने काम की टांग अड़ा देते हो। और पैसे कौन सा मेरे दादाजी आकर दे रहे हैं जो तुम लोग इतने खर्चे बता देते हो। मेरे पास ना तो पैसे और ना ही टाइम है। बेटा तू कुछ ज़्यादा नहीं बहक रहा है। ऐसा तो कोई भारी काम नहीं बता दिया तुझे। अभी हमारे पैरों में दम है, हम खुद भी जा सकते हैं, और ना ही तेरे पैसों की ज़रूरत है हमें। तू जा आराम फरमा। अपने बाबूजी की बात सुन संतोष पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। किशोर जी बैंक में जमा थोड़ी बहुत रकम से अपना और गायत्री जी के खर्च पूरा कर लिया करते थे। चलो गायत्री, तुम तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हें लेकर चलूँगा। ठीक है जी, मैं 2 मिनट में तैयार होती हूँ। इतना कहकर गायत्री जी तैयार हो गई और फिर दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल लेते हैं। उनके घर से निकलने के बाद सीमा संतोष को बोलने लगती है, यह हमें चैन से नहीं जीने देंगे संतोष, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हाँ सीमा, जल्दी मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ, बस कुछ सूझ जाने दो मुझे। जाओ तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना कर ले आओ, बढ़िया वाली। ठीक है, लाती हूँ। सीमा कॉफ़ी बनाने चली जाती है और संतोष अपना सातिर दिमाग लगाने लग जाता है। क्या किया जाए जो इन बूढ़ों से पीछा छूट जाए। वह बहुत देर सोचता रहता है। इतने में सीमा भी कॉफ़ी बनाकर लाती है। सीमा, तुम ही कोई सुझाव दो ना, क्या करना चाहिए। मेरा सुझाव तो सपाट है, दोनों को नींद की गोलियां देकर मार डाला जाए। नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते, सारी ज़िंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। और है तो मेरे माँ बाप ही यार, कैसे जान ले सकता हूँ इनकी। तो फिर खुद ही दिमाग लगाओ, सीमा ने मुँह बनाते हुए कहा। तभी किशोर जी और गायत्री जी डॉक्टर के पास से आ जाते हैं। अपने कमरे में जाकर बातें करने लगते हैं। चलो आज का काम तो पूरा हुआ। गायत्री, अब 4 दिन बाद जाना है तुम्हारे दांत बनवाने, और मुझे भी यह दवाई दी है, देखता हूँ कितना आराम लगता है
4 दिन में, नहीं तो बस मशीन ही बनवानी पड़ेगी। लेकिन अभी तो मुझे फिर भी सही सुनाता है। हाँ जी, बस मशीन ही बन जाएगी। कभी कभी तुम्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। चलो देखते हैं 4 दिन बाद। माँ बाबूजी बातें कर रहे थे और कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़ा हुआ संतोष माँ बाबूजी की बातें सुन अपना खुरापाती दिमाग लगा रहा था कि कहीं कोई सुझाव मिल जाए। तो उनकी बातें सुन उसे एक सुझाव सूझ गया। वह दबे पांव वहां से निकल अपने कमरे में आ गया और अपनी पत्नी को पकड़कर इधर से उधर घुमाते हुए बोला, सीमा सीमा, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वह घड़ी आ गई। अरे अरे, क्या हुआ, क्या है, यह तो बताओ। बड़े खुश नजर आ रहे हो, सीमा ने बहुत उत्सुकता पूर्वक पूछा। तो संतोष बड़ा खुश अंदाज में बोला, सीमा, मुझे आइडिया मिल गया है, बूढ़े माता पिता से छुटकारा पाने का। यह सुनते ही सीमा की आंखें चमक उठी। बोली, क्या बात कर रहे हो, क्या आइडिया है, मुझे भी बताओ। संतोष ने सीमा के कानों में कुछ कहा तो सीमा बड़ी खुश हो गई। बस सीमा, अब तुम माँ बाबूजी को बोतल में उतार दो और मैं भी आदर्शवादी बेटा बन जाता हूँ, फिर देखना तुम कमाल। ठीक है जी, आज से हमारा मिशन शुरू। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने काम में लग गए। माँ जी, बाबूजी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, गर्मा गर्म दूध लीजिए, पी लीजिए। सीमा ने अपने सास ससुर को बड़े प्यार से दूध देते हुए कहा। तो दोनों सीमा को अपनी बूढ़ी आंखों से बड़ी आश्चर्यचकित होते हुए देखने लगे, क्योंकि सीमा दूध तो क्या, उन्हें 1 गिलास पानी तक नहीं देती थी। माँ बाबूजी क्या सोच रहे हैं, मैं बहुत प्यार से दूध लाई हूँ, पी लीजिए। तो फिर दोनों ने उनके हाथ से दूध लिया और पीने लगे। सीमा दूध खत्म होने का इंतजार करने लगी और दूध खत्म होते ही गिलास एक तरफ रखकर माँ जी के पैर दबाने लगी। इतने में संतोष भी कमरे में आकर बाबूजी के पैर दबाने लगा। तो किशोर जी और गायत्री जी बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। सीमा और संतोष ने थोड़ी देर पैर दबाए और फिर माँ बाबूजी को सुला चलते बने और कमरे में जाकर बोले, ओहो, मैं तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। कोई नहीं सीमा, 3 दिन की तो बात है, फिर तो बस चांदनी रात है। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन संतोष ऑफिस से आते हुए माँ के लिए नई साड़ी और बाबूजी के लिए नई धोती लेकर आता है और आते ही सीधा उनके कमरे में जाकर उन्हें दिखाते हुए बोलता है, देखिए देखिए बाबूजी, मैं आपके लिए नए कपड़े लाया हूँ। गायत्री जी और किशोर जी बड़े खुश होते हैं। फिर किशोर जी थोड़ी देर दोनों के पास बैठकर अपने कमरे में आ जाते हैं। यह बूढ़े तो जाते जाते भी खर्चा करवा रहे हैं। सीमा मुंह बनाते हुए कहती है, कोई नहीं डार्लिंग, कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। संतोष ने सोफे पर बैठते हुए सीमा से कहा। सीमा जानती थी किशोर जी को गन्ने के रस की खीर बहुत पसंद है, इसीलिए अगला खेल उसने गन्ने की खीर बनाकर खेला। खीर लेकर बाबूजी और माँ के कमरे में गई और चहकते हुए बोली, बाबूजी, मुझे पता था आपको गन्ने की खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है। बहू, तुम्हें कैसे पता लगा? गायत्री जी ने बहू से पूछा। अरे क्या माँ, आप भी जब माँ बाप बच्चों के लिए बिन बोले उनके मन की हर एक बात समझते हैं और सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं, इस तरह बच्चे भी माँ बाप के मन की बात पढ़ लेते हैं। बस मुझे आभास हुआ और मैं बाबूजी के लिए खीर बना दी। बहू की बात सुनकर किशोर जी और गायत्री जी खुश हो गए और मन ही मन भगवान का शुक्र करने लगे कि भगवान ने उनके बच्चों को सद्बुद्धि दे दी है। संतोष किशोर जी और गायत्री जी का इकलौता बेटा है। किशोर जी की प्राइवेट जॉब थी, जिससे उनका घर खर्च सही से पूरा हो जाता था। गायत्री जी बहुत समझदार महिला थी। उनका घर बहुत छोटा था। अपने पति की कम कमाई में भी अच्छे से पूरा घर चलाती थी और पाई पाई जोड़
उन्होंने ज़मीन भी खरीद ली थी, जिस पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया। संतोष भी बहुत छोटा था। किशोर जी ने ज़्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन संतोष की पढ़ाई में इन्होंने कोई कमी नहीं की। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर अच्छे कॉलेज से पढ़ाया। उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई। फिर उसके लिए लड़की ढूंढी। दूर के रिश्तेदारों ने सीमा का सुझाव दिया, तो सीमा संतोष और माता पिता को भी पसंद आ गई। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि मासूम सी दिखने वाली सीमा इतनी क्रूर होगी। वह बात बात पर सास ससुर को ताने मारती और कुछ काम बताते तो उन्हें नज़रअंदाज कर देती थी, और जरा सी रोक टोक पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। किशोर जी थोड़े गुस्से स्वभाव वाले व्यक्ति थे, परंतु गायत्री उतनी ही ठंडा मिजाज की महिला थी। वह हमेशा अपने पति का गुस्सा शांत कर देती थी। किशोर जी को सीमा पर गुस्सा आता तो गायत्री जी उन्हें बड़े प्यार से हैंडल कर लेती थी। संतोष शादी से पहले अपने माता पिता की करता था, लेकिन सीमा ने उसे पूरा अपने रंग में रंग लिया था। अपनी मीठी बातों में संतोष को हमेशा फंसा कर रखती थी, जिसे संतोष को बस हर जगह सीमा ही सीमा दिखाई पड़ती थी। सीमा की बातों में आकर संतोष भी अपने माँ बाबूजी पर भड़कता रहता था। संतोष रिश्वतखोर व्यक्ति था। वह रिश्वत लिया करता था। बिजली विभाग में होने का लाभ उठाना उसे अच्छे से आता था। जिस किसी के घर में भी वह एसी जैसे आधुनिक उपकरण देख लेता, बस कोई न कोई बहाना कर वह लोगों को परेशान करके उनको अपने पद की धौंस दिखाकर उनसे बिना वजह का जुर्माना वसूलने पहुंच जाता था। तो उसके बाबूजी उसे हमेशा बोला करते थे कि बेटा, रिश्वत लेना पाप है, तुम रिश्वत मत लिया करो, चाहे कम में ही पूरा कर लिया करो। लेकिन संतोष अपने बाबूजी का विरोध किया करता था। मेरी खुशियों को देखकर आपको जलन होती है। आप नहीं चाहते कि मैं अच्छा जीवन जीऊं, अपनी पत्नी के साथ खुश रहूं। हमेशा मेरी खुशियों के आड़े आते रहते हैं। आप बार बार मुझे रिश्वत को लेकर सुनाते रहते हैं। आपको क्या दिक्कत है, मैं कुछ भी करूं? संतोष के यह कटु वचन सुनकर किशोर जी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने संतोष पर हाथ उठा दिया। इस बात को लेकर संतोष अपने माता पिता से काफ़ी परेशान आ चुका था। ऊपर से सीमा आग में घी डालने का काम करती थी। अब किशोर जी और गायत्री जी चुप साधे हुए थे, लेकिन माता पिता होने के नाते गलत बात पर टोक ही देते थे, तो यह बात संतोष और सीमा को बहुत खलती थी, जिसे परेशान होकर दोनों उन्हें घर से निकालना चाहते थे। संतोष अम्मा और बाबूजी के डॉक्टर की अगली विजिट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें फिर से 4 दिन बाद आने के लिए कहा था। जैसे ही 3 दिन बीते, संतोष रात में ही अपनी अगली पारी खेलने माँ बाबूजी के कमरे में गया और बोला, बाबूजी, उस दिन ऑफिस के काम की वजह से मैं टेंशन में था, इसलिए क्या बोल दिया आपको। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, बोलकर किशोर जी ने उसे माफ़ कर दिया। फिर संतोष ने पूछा, बाबूजी, आपको और माँ को डॉक्टर के यहाँ वापस कब जाना है? बेटा, कल ही बुलाया है डॉक्टर ने। गायत्री जी ने बेटे की बात का उत्तर दिया। संतोष माँ के हाथ पर हाथ रखकर बोला, माँ, आपको और बाबूजी को कल मैं खुद डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग किसी अच्छी जगह घूमने चलेंगे। मेरा दोस्त बता रहा था कि पास ही में एक अच्छा रिजॉर्ट है। पहले हम लोग घूमेंगे, फिर वापस आते वक्त डॉक्टर को दिखा लेंगे, या पहले डॉक्टर को दिखा लेंगे, बाद में रिजॉर्ट चलेंगे, जैसे भी ठीक लगेगा। माँ बाबूजी यह सोचकर खुश हो गए कि चलो भगवान की दया से बेटे और बहू को कुछ अकल आ गई है। अगले दिन गाड़ी में बैठकर सब लोग निकल गए, जिसे माँ बाबूजी को शक न हो। संतोष पहले उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर गया,
दवाई दिलवाकर गाड़ी हाईवे की तरफ घुमा ली। वह लोगों काफ़ी दूर निकल आए थे। सीमा जो सारे प्लान में पति का साथ दे रही थी, नाटक करते हुए बोली कि काफ़ी देर हो गई है, कब तक पहुंच जाएंगे हम लोग रिजल्ट। गायत्री जी और किशोर जी भी बार बार संतोष से पूछ रहे थे। संतोष बोला, लगता है गलती से हम गलत हाईवे पर आ गए हैं। तभी गाड़ी घर घर की आवाज़ करके रुक जाती है, जो कि उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। संतोष स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारता हुआ कहता है, शिट यार, अब यह गाड़ी भी यहाँ इस सुनसान रास्ते पर खराब होनी थी। वह नीचे उतरकर बोनट खोलकर कुछ चेक करने का नाटक करता है, फिर जोर से बोनट पटकता है। फिर सीमा और माँ बाबूजी से कहता है, गाड़ी खराब हो गई है, लगता है मैकेनिक को बुलाकर ही ठीक करवाना पड़ेगा। मैं आसपास देखता हूँ, आप लोग रुको, कहकर संतोष जाने लगता है। तभी गायत्री जी कहती है कि बेटा, रास्ता बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, आराम से देख करके जाना। ठीक है माँ, बोलकर संतोष थोड़ा आसपास देखकर वापस आ जाता है। बोलता है कि यहाँ से दूर दूर तक कोई चिड़िया का बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या होगा, रात भी होने को आई है। सीमा डरते हुए पूछती है, देखती हूँ थोड़ा बहुत साथ दे दे यह खटारा गाड़ी, तो हम जाकर मैकेनिक तक पहुंचकर गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। फिर वह बोलता है कि ऐसा करते हैं, माँ बाबूजी आप लोग हमारा इंतज़ार करिए, हम गाड़ी को किसी तरह खींचकर ठीक करवा कर लाते हैं। गायत्री जी और किशोर जी कुछ डरते हुए कहते हैं कि बेटा, यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा है, आसपास घना जंगल है, तुम जल्दी करके वापस आना। जी बाबूजी, हम जल्दी वापस आएंगे। इतना कहकर संतोष और सीमा गाड़ी को जबरदस्ती ढकेलते हुए नाटक करते हुए अपने बूढ़े माँ बाबूजी को ऐसे सुनसान हाईवे पर अकेले छोड़ जाते हैं। सीमा कहती है कि चलो, अब आखिरकार पीछा छूटा इन बूढ़ों से, अब जाकर मुझे सुकून मिला। संतोष सीमा के गाल खींचकर कहता है कि डार्लिंग, अब तो खुश हो ना तुम। बहुत खुश हूँ, सीमा भी चहकते हुए कहती है। उधर गायत्री जी और किशोर जी इस सुनसान हाईवे पर अपने बेटे का इंतजार करते रहते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन संतोष कहाँ आने वाला था। काफ़ी देर से दोनों माँ बाबूजी परेशान थे। अब रात भी काफ़ी हो चली थी। एक तो भूख के मारे दोनों की जान निकल रही थी, ऊपर से सुनसान रात, करे तो क्या करे। दोनों घबराए हुए माँ बाबूजी वहीं एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर की जीप गुजरती है, जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर भानु प्रताप सिंह की थी। ऐसे रात के अंधेरे में इस सुनसान हाईवे पर बूढ़े दंपति को बैठे देखते हैं तो तुरंत गाड़ी रोककर उतरकर उनके पास जाकर बोलते हैं, अंकल आंटी, आप लोग रात में इस हाईवे पर अकेले क्या कर रहे हैं। गायत्री जी और किशोर जी ने सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर सिंह साहब को बड़ी हैरानी और गुस्सा भी आया। वह दोनों को अपने जीप में बैठाकर अपने घर ले आए। उधर सीमा और संतोष से पूछता है, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों किसी से लिफ्ट लेकर घर आ टपके। अरे नहीं सीमा, तुम्हें पता है कितना घना जंगल है, तो उन्हें कोई जंगली जानवर खा जाएगा, या चोर उचक्के मार जाएंगे, या वह भूख प्यास से के मारे दम तोड़ देंगे। संतोष सीमा को समझाते हुए बोलता है। उधर गायत्री जी और किशोर जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनका विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सगा बेटा उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सिंह साहब ने उनको चुप कराया, तसल्ली दी और खाना खिलाया। फिर अपना परिचय देते हुए बोले, अंकल आंटी, मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर भानु प्रताप सिंह हूँ। कुछ महीने पहले ही मेरा तबादला हुआ है यहाँ। मेरी फैमिली जयपुर में रहती है। फिर वह बोले, अंकल आंटी, आप लोग मेरे क्वार्टर में आराम से रहिए और अब आप दोनों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी संतान के साथ रहने से तो अच्छा है आप यहाँ मेरे क्वार्टर में मेरे साथ रहें, जब तक चाहे आराम से रहें। ऐसे नालायक बेटे बहू का कोई भरोसा नहीं है। गायत्री जी और किशोर जी का रो रो कर बुरा हाल था, परंतु किशोर जी अपनी पत्नी के लिए खुद को संभाले हुए आंसू साफ करते हुए सिंह साहब को बताते हैं,
अपने इकलौते बेटे के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कभी कोई कमी नहीं होने दी। थोड़ा सा भी सर्दी खांसी होती तो उसकी माँ और मैं पूरी पूरी रात जागते थे। अपनी इच्छाओं को मारकर उसकी हर इच्छा पूरी की, फिर भी ना जाने हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई जो उसने ऐसी नीच हरकत हमारे साथ की। किशोर जी फिर बोले कि बेटा, मैं भी एक पढ़ा लिखा शिक्षित नागरिक हूँ, मैं भी ऐसे चुप बैठने वाला नहीं। ऐसी संतानों को सबक सिखाना जरूरी है, वरना हमारे समाज का नैतिक पतन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सिंह साहब भी यही चाहते थे कि संतोष और सीमा को दंड जरूर मिले। वह किशोर जी और गायत्री जी से कहने लगे, अंकल आंटी, सजा देने के लिए तो मैं उन्हें कुछ भी सजा दे सकता हूँ, पकड़कर सीधा जेल में डाल सकता हूँ, परंतु अपराधी वह लोग आप दोनों के हैं। इसीलिए आप बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। सिंह साहब की बात सुनकर गायत्री जी और किशोर जी दोनों बोलते हैं, बेटा, सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए, जिस घर से उन्होंने हमें इस तरह निकालकर बेसहारा छोड़ दिया। वे घर मेरा और मेरे पति का है, हम दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है। इस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं। बाकी तुम जो भी करोगे, हम दोनों की पूरी पूरी स्वीकृति है और हम तुम्हारे साथ हैं। भानु प्रताप संतोष की सारी जानकारी किशोर जी और गायत्री जी से ले लेते हैं और उनको सबक सिखाने का अच्छा प्लान बना लेते हैं और सारी बातें किशोर जी और गायत्री जी से डिस्कस करके उनके स्वीकृति भी ले लेते हैं। सिंह साहब के यहाँ जो मेड काम करने आती है, उसको किशोर जी और गायत्री जी का ध्यान रखना और अच्छे से खाना वाना खिलाने का बोलकर स्टेशन अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन में वह संतोष के विरुद्ध एक नोटिस तैयार करते हैं और पोस्ट के जरिए उनके घर भेजते हैं। इसी बीच पड़ोस के गुप्ता अंकल किशोर जी और गायत्री जी के कई दिन तक दिखाई न देने के बाद संतोष से गायत्री जी और किशोर जी के बारे में पूछते हैं तो संतोष यह कह देता है कि वह लोग 4 धाम की यात्रा करने गए हैं। रविवार का दिन था। संतोष और सीमा ने घर में पार्टी रखी हुई थी। दोनों अपने दोस्तों के साथ लाउड म्यूजिक बजाकर नाचने गाने में मगन थे। तरह तरह के अच्छे अच्छे व्यंजन टेबल पर सजे हुए थे। दोनों बहुत खुश थे, परंतु नोटिस मिलते ही जैसे उनकी खुशियों पर ग्रहण लग जाता है और नोटिस पढ़ते ही दोनों लोग बौखला जाते हैं। नोटिस में लिखा था, यह घर सरकारी की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, जिसको खाली करने के लिए उनको कुल 10 दिनों का समय दिया गया था। अमित तो नोटिस मिलते ही सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने लगा और न जाने कितने वकीलों से जाकर मिला, परंतु कोई बात नहीं बन पाई, क्योंकि भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देते हैं। और फिर सिंह साहब ने तिगड़म में ही कुछ ऐसा लगाया था, अब करे तो क्या करे। जब घर खाली करने में 3 दिन का समय बचा, इस सब खुद चलकर संतोष के घर पहुँचे और एक बार फिर उसे 3 दिन के अंदर घर खाली करने को कहा। संतोष और सीमा ने भी तिगड़म लगाने की बहुत कोशिश की ताकि उन्हें अपना घर खाली करना ना पड़े, परंतु सिंह साहब के सामने इनको देखकर अच्छा खौफ खा जाए, कहाँ चलने वाली थी। आखिरकार 3 दिन के भीतर संतोष और सीमा को अपना घर खाली करके किराए के मकान में आना पड़ा। घर खाली हो जाने के बाद सिंह साहब गायत्री जी और किशोर जी को सम्मान के साथ उन्हें घर छोड़कर आ जाते हैं। उधर सीमा और संतोष घर छोड़ देने पर काफ़ी दुखी थे। किराए के मकान में आने पर सीमा और संतोष के बीच झगड़े होने लगे थे। मेरे बस का नहीं है इस खंडर में रहना, आपको रहना है तो रहो, मुझे तो मेरी मम्मी के घर छोड़ आओ। इतनी गर्मी है यहाँ, मैं एसी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। सीमा पैर पटकते हुए कहती है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं यहाँ बड़े खुशी से रह रहा हूँ। कुछ दिन का सब्र कर लो यार, मैं देखता हूँ, करता हूँ किसी अच्छे एडवोकेट से बात। हमें नोटिस सरकार की तरफ से मिला है, हमें सरकार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए हमें अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ेगी और साथ साथ बहुत सारे पैसे के भी। संतोष पत्नी को समझाते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं जानती, अच्छा वकील हायर करो, पैसे लगाओ, रिश्वत का पैसा कब काम आएगा।
मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके पास 1 महीने का समय है। अगर 1 महीने में वापस हम लोग अपने घर में ना गए तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी। सीमा ने आंखें निकालकर संतोष को धमकी देते हुए कहा। संतोष उसकी बात चुपचाप सुनता रहा। अभी संतोष घर की चिंता में ही घिरा हुआ था और कुछ न कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक और मुसीबत उसके सिर पर आन पड़ी। संतोष अपने ऑफिस में बैठा घर का ही सोच रहा था कि बिजली विभाग के सीनियर ऑफिसर की तरफ से रिश्वत लेने की वजह से उसको और उसके 2 सहयोगी को सस्पेंशन लेटर मिला, जिसमें उसको पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और साथ ही उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगा। संजोग बस बिजली विभाग के सबसे सीनियर ऑफिसर सिंह साहब के करीबी रिश्तेदार थे और फिर संतोष को पहले भी 2 दिन बाद रिश्वत न लेने और जनता को इस तरह परेशान न करने की वार्निंग भी मिल चुकी थी। आप सस्पेंशन लेटर मिलते ही संतोष की तो जैसे सिटी पिटी गुम हो गई। उसका सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसको लगा कैसे वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा। किसी तरह उसने खुद को संभाला और डिपार्टमेंट में कई सीनियर ऑफिसर से सस्पेंशन लेटर रुकवाने की विनती की, परंतु यहाँ भी उसकी एक न चली। बोझल कदमों से संतोष घर आया और आते ही बेड पर गिर गया। क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सीमा ने संतोष को वैसे देखा तो पूछा। संतोष को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसके मुंह से कुछ ना निकला और वह रोने लगा। रोते रोते उसने सीमा को सारी बात बताई। लो, हो गया हमारा सत्यानाश, अब क्या करेंगे हम लोग? इसीलिए आपको बाबूजी मना करते थे रिश्वत लेने से। सीमा मुंह बनाकर बोली, यह तुम बोल रही हो सीमा? तुम्हारे ही खर्चे के कारण आज तक रिश्वत लेता रहा। तुम ही जो मुझे रिश्वत लेने के लिए उकसाती थी। पड़ोस में जा जाकर जानकारी जमा करके लाती थी। जिसके घर में एसी है, जिसके घर में 2-2 फ्रिज है, किसके घर में माइक्रोवेव है, कहाँ छापा मारना है कहाँ नहीं। और अब तुम मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। और आज तुम्हें बाबूजी भी याद आ गए। तुम ही थी जो माँ बाबूजी को मरने का आइडिया दे रही थी। अब बात बना रही हो। बढ़ाते बढ़ाते दोनों के बीच का झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था और दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। रिश्वत से कमाए पैसों को संतोष और सीमा बस मौज मस्ती में उड़ाना चाहते थे। पैसे बचाने उन्हें नहीं आता था, इसीलिए अब धीरे धीरे सारे पैसे भी खत्म होने लगे थे। ऐसे में एक और नई मुसीबत आ टपकी। मकान मालिक ने मकान का किराया बढ़ाने की बात कर डाली। जब संतोष ने कहा वह लोग इतना किराया नहीं दे सकते, तो मकान मालिक ने साफ मकान खाली करने का बोल दिया, क्योंकि इस मकान का लोग ज़्यादा किराया देने के लिए भी तैयार थे। अब तो संतोष और सीमा अपना सामान लिए सीधा फुटपाथ पर आ गए थे, क्योंकि संतोष अपने पद का गलत इस्तेमाल करके मोहल्ले वाले को और पड़ोसियों को भी परेशान करता था और उनसे भी रिश्वत लेने से नहीं चूकता था। आज पड़ोसी में उसकी छवि अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई भी पड़ोसी उसकी मदद करने को कतई तैयार ना हुआ। सब ने उसे किनारा कर लिया था। संतोष और सीमा अपने सामान लिए सड़क पर बैठे थे और संतोष अपना फ़ोन घुमा घुमा कर दूसरे किराए के घर का इंतजाम करने में लगा हुआ था। कोई मदद के लिए तैयार ना हुआ। एक तरफ भूख से दोनों की आंतें सूख रही थी और दूसरी तरफ तेज तिल मिलाती धूप उनकी जान ले रही थी। तो संतोष और सीमा फूट फूट कर रोने लगे और सोचने लगे कि हम कैसे आसमान से सीधा ज़मीन पर आ टपके। संतोष ने रोते हुए सीमा से कहा कि सीमा, आज हमारे इस हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। हमने जैसे अपने बूढ़े माँ बाप को बीच बाजार में छोड़ा था, आज किस्मत ने वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। सीमा भी रोते हुए बोली कि ठीक कहते हो संतोष, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल रही है। फिर अपना माथा पीटते हुए कहती है कि मत्ती मारी गई थी मेरी, जो मैंने माँ बाप समान अपने सास ससुर पर इतना अत्याचार किया और इस उम्र में उन्हें ऐसे भटकने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया। इस पर संतोष बोलता है कि तुम तो फिर भी बहू थी, परंतु मैं तो उनका सगा इकलौता बेटा था, जिसको उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला था, लेकिन मैं कैसा बाघा निकला। बोलते बोलते संतोष जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ उसके गले में अटक जाती है।
मेरे माँ मेरे बाबूजी न जाने कहाँ होंगे, वह लोग जीवित भी होंगे या नहीं। इतने में सीमा कहती है कि आप सही कहते हो, हमने बहुत गलत किया, चलिए न हम माँ बाबूजी को ढूंढते हैं। इतने में भानु प्रताप सिंह जो दूर बैठे चाय की चुस्की लेते हुए यह सब नज़ारा देख रहे थे, उनके पास पहुँचे। संतोष ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और बोला, सर आप तो वही ऑफिसर हैं ना जो उस दिन घर आए थे? हाँ मैं वही हूँ, सिंह साहब ने कड़क लहजे में जवाब दिया। फिर पूछा, तुम लोग ऐसे सामान के साथ यहाँ रोड पर क्यों बैठे हो? घर तो तुमने काफ़ी पहले खाली कर दिया था क्या? तब से यूं ही भटक रहे हो इधर उधर भूतों की तरह? दोनों ने इस बात पर गर्दन झुका ली। फिर सिंह साहब बोले, चलो उठो, मेरी जीप में बैठो। सिंह साहब की बात सुन संतोष बोला, पर सर हमारा सामान यहीं रहने दो, यह मैं गाड़ी में मंगवा लूँगा, तुम लोग मेरी जीप में बैठो। सिंह साहब का धन्यवाद करते हुए दोनों जीप में बैठ जाते हैं और जब जीप उन्हीं के घर के आगे रुकती है तो दोनों एक साथ आश्चर्यचकित होकर बोल पड़ते हैं, यह तो आप हमें हमारे ही घर ले आए। अंदर आते हैं तो वहाँ माँ बाबूजी को पाकर दोनों अचंभित रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खुशी, पीड़ा, शर्मिंदगी, दुख, सारे भाव उनके मन में एक साथ उमड़ आते हैं। दोनों रोते हुए माँ बाबूजी के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगने लगते हैं। परंतु किशोर जी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए तो जोरदार तमाचा संतोष के गाल पर जड़ देते हैं, जिस पर संतोष अपना दूसरा गाल भी आगे करते हुए कहता है कि बाबूजी, जो पाप हमने किए हैं उसके लिए कितने भी थप्पड़ कम हैं। फिर सिंह साहब का डंडा लेकर संतोष बाबूजी के हाथ में देते हुए बोलता है कि बाबूजी आप मारिए, दोनों को खूब मारिए, हमने जो पाप किए हैं उसके लिए हर सज़ा कम है। किशोर जी और गायत्री जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर संतोष और सीमा कहते हैं कि बाबूजी, भगवान ने हमें हमारे कर्मों की फल दे दिया है, जो हमने आपके साथ किया वही भाग्य ने हमारे साथ किया। अब जाकर हमें समझ आया कि माँ बाप जीवन भर मेहनत करके तिनका जोड़कर कैसे घर खड़ा करते हैं। हम लोग तो इतने कम समय में ही त्राही हो गए। अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया तो हमें भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। सिंह साहब भी किशोर जी और गायत्री जी से दोनों को माफ़ी करने के लिए कहते हैं। किशोर जी और गायत्री जी उन्हें माफ़ कर देते हैं। क्षमा लेने के बाद संतोष और सीमा अपने पापों का दंड भुगतने के लिए घर से निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंचते हैं, परंतु माँ बाबूजी की आवाज़ उन्हें रुकने पर मजबूर कर देती है। किशोर जी और गायत्री जी दोनों को रोककर गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, बेटा तुमने जो किया भगवान ने उसकी सज़ा तुम्हें दे दी। माफ़ करने वाला तो भगवान है। माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? बस थोड़ा सा प्यार और मान सम्मान। माँ बाप बच्चों के लिए उम्र भर मेहनत करते हैं और बच्चे बुढ़ापा में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें इस तरह मझधार में छोड़ देते हैं, तो सोचो उनके दिल पर क्या गुजरती है। माँ पिता जो करते हैं अपनी संतान के लिए ही करते हैं। हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद भी जो कुछ है वह सब तुम्हारा ही है। संतान ही तो माँ बाप की मेहनत करके बनाए गए सियाने का सुख भोगती है। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, यही हमारे लिए काफ़ी है। माँ बाप और बच्चों का मिलन देख सिंह साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह अपनी राह की ओर निकल पड़ते हैं। अब संतोष और सीमा सुधर चुके थे। जो उन्होंने नाटक किया था अब वह दोनों ने सच करके दिखाया। अब दोनों ही आदर्शवादी बहू बेटे बन चुके थे। फिर 2 महीने बाद एक और खुशी ने घर में दस्तक दी। सीमा की सुनी गोद जो अब तक ना भरी थी, माँ बाबूजी के दुआओं से अब भर गई थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग बहुत खुश थे और फिर 9 महीने बाद घर में एक नन्हे मुन्ने बेटे ने जन्म लिया, जिसके आने से घर गूंज उठा। अब किशोर जी और गायत्री जी अपने पोते को देख देख कर जीते हैं और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करते नहीं थकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।